यह कहानी काल्पनिक या सच्ची घटना से प्रेरित भी हो सकती है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या काला जादू का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। इस कहानी के माध्यम से हम किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। कृपया कहानी को केवल मनोरंजन के उद्देश्य से ही सुने। कमजोर दिल वाले या बच्चे बूढ़े इसे ना सुने। हमने कहानी के पात्रों और स्थान के नाम बदल दिए हैं, जिससे कहानी सुनते वक्त किसी को कोई परेशानी ना हो। इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हमारा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आपके और हमारे बीच संबंध बने रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। लगातार 3 दिन से सफर करते करते मैं थकान से बेहाल था। पत्थरीले और तंग रास्तों से होते हुए मैं ट्रक को मंजिल की ओर बढ़ाए जा रहा था। मेरे साथ बैठा मेरा साथी कब का सो गया था, क्योंकि पूरा दिन उसने ट्रक चलाया था। अब मेरी बारी थी, इसलिए रात के उस पहर में थक जाने के बावजूद लगातार मंजिल की ओर चल रहा था, जहां सामान पहुंचाना था। वहां पहुंचने में 3 से 4 घंटे तो लगने ही थे। मैंने ट्रक की स्पीड नॉर्मल ही रखी थी, क्योंकि रात के वक्त किसी भी किस्म का कोई हादसा न हो जाए। इसीलिए मैं ज्यादा तेज ट्रक नहीं चला रहा था। तेज हेडलाइट्स की रोशनी में अचानक मैंने देखा कि कोई चीज सड़क के बीचों बीच पड़ी थी। यकीन मानो, वो कोई चीज नहीं बल्कि किसी की बॉडी लग रही थी, वो भी किसी लड़की की। मैं हैरान था, भला रात के इस पहर यूं किसी की लाश मिलना किसी खतरे से खाली नहीं था। मैं किसी भी मुसीबत में पड़ सकता था, फिर भी इंसान होने के नाते मैंने अचानक रुककर ब्रेक लगाई और नीचे उतर गया। उसकी बॉडी को देखकर तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो एक लड़की की बॉडी थी। काले चमकीले लंबे बाल जमीन पर बिखरे हुए थे। मैंने जरा करीब जाकर देखा, उसकी सांसें चल रही थीं। इसका मतलब था कि यह लड़की, जो कोई भी थी, यह अभी जिंदा थी। देखा तो उसके जिस्म पर कोई निशान नहीं था, लेकिन शायद अंदरूनी चोट की वजह से यह बेहोश होकर सड़क पर पड़ी थी। मैंने 2-3 बार उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन न जाने ऐसी कौन सी चोट थी जिसकी वजह से वो अभी तक होश में नहीं आई थी। फिर मैंने उसे उठाया और ट्रक के पिछले साइड पर, जहां एक जगह खाली थी, वहीं पर लिटा दिया। मैं रात के इस पहर यहां रुक नहीं सकता था, क्योंकि आसपास घना जंगल था। एक बार फिर से मैंने अपने सफर का आगाज कर दिया था। रह रहकर मुझे उसी लड़की का ख्याल आ रहा था, जो न जाने किस वजह से यहां बेहोश पड़ी थी, वो भी इतने घने जंगल में। यहां तो कोई इंसान आता ही नहीं था, सिवाय ड्राइवरों के या चौकीदारों के, जो इस जंगल की रखवाली करते थे। हल्का हल्का उजाला फैलने को था। फिर मेरा इरादा कहीं नाश्ता करने को हुआ, तो मैंने कम भीड़ भाड़ वाले इलाके में ट्रक रोका और नाश्ता करने के लिए नीचे उतर गया। वैसे भी इस टाइम कहाँ इतनी भीड़ होती है। मेरा साथी भी अब तक जाग चुका था। वो भी मेरे साथ नाश्ता करने दुकान पर चला गया। उसे दुकान पर छोड़कर मैंने एक ट्रे में नाश्ता रखा और वापस ट्रक के पास आ गया। मैं देखना चाहता था कि लड़की अभी तक होश में आई है या नहीं। जैसे ही मैंने ट्रक का दरवाजा खोला, मैं हैरान रह गया, क्योंकि लड़की तो वहां थी ही नहीं। मैंने तो रास्ते में ट्रक नहीं रोका था, फिर चलती ट्रक से वो भला कैसे उतर गई। मैं हैरत में था। जिंदगी में पहली दफा था जब इस तरह की अजीब घटना मेरे साथ हुई हो। फिर मैं अपने साथी के पास आकर नाश्ता करने लगा। मेरे साथ वाला लड़का इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन मेरा सारा ध्यान उस लड़की के गायब होने पर था। माइंड में सवालों का जाल बुन रहा था। अचानक ही मेरी नजर होटल के करीब एक पेड़ के पीछे छुपे हुए शख्स पर पड़ी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। गहरी आंखें छुप छुप कर मुझे ही देख रही थीं। मैं जैसे ही उठकर उसके पास गया तो बहुत मुश्किल से मैंने अपनी चीख निकलने से रोकी, क्योंकि ये वही लड़की थी जो बेहोशी की हालत में मुझे कल रात सड़क पर मिली थी। उसके चेहरे पर हल्का सा चोट का निशान था, साथ ही कपड़े भी मिट्टी से भरे हुए थे। वह 17-18 साल की कम उम्र और मासूम सी लड़की नजर आ रही थी, लेकिन बेहद खूबसूरत थी। फिर मैंने उसे देखा और कहने लगा कि नाश्ता करना है। उसने जवाब में सिर हिलाया। मैंने देख लिया था कि होटल पर बहुत से लोग जमा थे, इसलिए मैं उसे वहां ले जाकर नाश्ता नहीं करवा सकता था। इसीलिए मैंने उसे ट्रक में वापस जाने का इशारा किया और कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूं।
फिर मैंने उसके लिए नाश्ते का ऑर्डर दिया और सोचने लगा कि शायद ये ट्रक रुकते ही वहां उतर गई थी। वो ट्रक के पिछले हिस्से में छुपी बैठी थी। मैंने उसके सामने नाश्ता रख दिया और उससे पूछने लगा कि वो कौन है, आधी रात में घर से बाहर क्यों निकली थी। वो नाश्ता करते करते उदास हो गई और कहने लगी, अपने जालिम चाचा की मार से बचने के लिए मैं घर से भागी थी। मेरे माँ बाप नहीं है, बचपन से ही चाचा चाची के पास रह रही थी। मुझसे जरा सी एक गलती हुई तो चाचा ने डंडे से मुझे बुरी तरह पीटा। ये देखो मेरे शरीर पर जख्मों के निशान। उसने अपने बाजू से कपड़ा हटाया, वहां पर नीले रंग के गहरे निशान पड़े थे। यही सोचकर बीच सड़क में मैं गिर गई थी कि अच्छा है किसी ट्रक के नीचे आकर कुचली जाऊं तो इस जालिम भरी जिंदगी से जान छूट जाएगी। वह गहरे आंसुओं से रो रही थी। मुझे उसे देखकर तरस आया। फिर मुझे वो कहने लगी, आप मुझे किसी आश्रम में छोड़ दें, मैं वहां पर अपनी बाकी की जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन वापस चाचा के पास हरगिज नहीं जाऊंगी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहने लगा, ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करता हूं। अगर तुम अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जाना चाहती हो तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अभी यहीं छुप कर बैठी रहो, जैसे ही मेरी मंजिल करीब आएगी मैं इस ट्रक को वापस अपने घर की तरफ लेकर जाऊंगा। मेरी बात सुनकर वो मेरा बहुत शुक्रिया अदा करने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी छाई थी। मैंने उसे कह तो दिया था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इतनी जवान लड़की का किसी दूसरी जगह पर रहना ठीक नहीं था, क्योंकि आजकल हालात ठीक नहीं है। उस मासूम लड़की के साथ कुछ भी बुरा हो सकता था। यही सोचकर मैंने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। मैंने उसे ट्रक के पिछले हिस्से में छुपा दिया जहां सामान पहुंचाना था। सामान को वहां ठिकाने तक पहुंचा दिया। एक बार फिर से वापसी के सफर पर चल पड़ा। वो लड़की मेरे साथ थी, इसलिए उसे लेकर मैं घर आ गया। मेरा नाम सरबजीत चहल है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं। पिताजी भी ट्रक ड्राइवर ही थे, लेकिन अचानक उनकी एक हादसे में मौत हो गई तो मैंने उनकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। घर की परेशानियों ने मां को बीमार कर दिया था। अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। हम 5 भाई बहन थे। 3 जवान बहनें मुझसे बड़ी थीं, जबकि एक सबसे छोटी अभी तक बहनों की शादियां भी नहीं हो पाई थीं, जिसकी वजह से मां शुगर की मरीज बनकर रह गई थी। ट्रक के मालिक ने मुझे महीने की तनख्वाह पर रखा हुआ था। वह तनख्वाह इतनी थी कि बस घर का गुजारा मुश्किल से हो जाता था, लेकिन मेरी बड़ी बहन भी इस घर को चलाने में मेरा भरपूर साथ दे रही थी। वो तीनों बेचारी घर पर ही सिलाई कढ़ाई वगैरह कर लेती थीं। बहुत मेहनती थीं। बचपन से ही उन्होंने मेहनत करना सीख लिया था। मुझे अपने आप पर ही गुस्सा आता था कि मैं इतना क्यों नहीं कमा पाता कि घर में सुकून से बैठकर अपनों को खिला सकूं। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि आजकल महंगाई के दौर में किसी एक बंदे की कमाई से गुजारा नहीं हो पाता। तभी तो मेरी बहनें मेरे साथ मिलकर चल रही थीं। आंखों में मेरे कितने ही सपने बसे थे। मैं सोच रहा था कि इनको किसी अच्छी जगह पर शादी करूंगा ताकि आगे जाकर उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो, पैसों की किसी तरह की किल्लत न हो। मैं ये भी जानता था कि उस लड़की को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं, कहीं ये मुझ पर बोझ न बन जाए। वैसे भी मेरे घर में भी बहनें थीं। मैं किसी लड़की को यूं सड़क पर छोड़कर नहीं जा सकता था। मैं जैसे ही उसे घर लेकर गया तो मेरी बहनें उस खूबसूरत लड़की को देखकर हैरान थीं। उन्हें नहीं मालूम था कि यह पहाड़ों के इलाके से आई है, तभी उसकी रंगत इस कदर सफेद गोरी है। अब वो हमारे साथ उसी घर में रहने लगी थी। फिर एक दिन मेरी छोटी बहन मुझसे कहने लगी, भाई ये लड़की कश्मीरा कल रात हमारे कमरे में नहीं सोई थी। मैंने उसे देखा था तो वो कमरे से गायब थी। मैंने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन यह कहीं पर भी नहीं मिली। मैं उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। फिर कहने लगा, हो सकता है कि वो हमारी छत पर हवा खाने के वास्ते चली गई हो। लेकिन वो कहने लगी, भाई मैंने उसे पूरे घर में देख लिया था, छत पर भी देखा था, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। मेरी छोटी बहन केवल 14 साल की मासूम बच्ची थी, इसीलिए मैंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सोचने लगा कि हो सकता है कि उसकी नजरों से ओझल हो गई हो। तीनों बहनें एक ही कमरे में सोया करती थीं, जबकि मैं गर्मी की वजह से छत पर ही सो जाया करता था। एक रात मैं छत की मुंडेर से गली में झांक रहा था। आधी रात का वक्त था जब अचानक मेरी नजर गली में से गुजरती उसी लड़की पर पड़ी।
मैंने उसे देख लिया था। ये वही थी जो हमारे घर में रह रही थी। मुझे इस तरह उसके रात को निकलने पर बहुत गुस्सा आया। मैं सोचने लगा कि अगर मोहल्ले वाले पड़ोस के लोगों ने उसे यूं घर से बाहर निकलते देख लिया तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यही सोचकर मैं तेजी से नीचे आया और उसके पीछे जाने लगा, लेकिन वह तो गली से ही गायब हो गई थी, जैसे कोई भूत गायब हो जाता है। न जाने वह कहां कैसे चली गई थी। मैंने सोच लिया था कि भोर को आएगी तो उससे बात करूंगा कि रात को उठकर कहां गई थी, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई, क्योंकि वो लड़की उस रात गई तो थी लेकिन वापस नहीं आई। मेरी बहनें बार बार कहती, भाई वो लड़की कहां चली गई, लेकिन मैं उन्हें क्या कहता। उसने तो मेरा सर शर्म से झुका दिया था, क्योंकि मैं ही उसे घर में लेकर आया था और वो आधी रात को घर से भाग गई थी। मैं नफरत से जलने लगा था कि उसने मेरे सामने मासूमियत का चेहरा पहनकर मुझे धोखा दिया और मेरे सामने नाटक किया था। अब मैं किसी लड़की पर भरोसा नहीं करूंगा। अब मैं सारा ध्यान अपने काम पर लगा रहा था। मैं सोचने लगा कि 4 पैसे जमा हो जाएंगे तो बहनों को विदा कर दूंगा, तीनों को न सही किसी एक की तो शादी करवा दूंगा। यही सोचकर मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में आधी आधी रात को काम करने लगा। कभी कभी तो मुझे काम करते हुए 3-3 दिन भी हो जाते थे। फिर एक दिन मैं 3 दिन बाद घर आया तो मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी, तुम रात को घर आते वक्त जरा ध्यान रखा करो, क्योंकि मोहल्ले वाले और कई लोगों ने किसी रूह को कब्रिस्तान की ओर जाते हुए देखा है। अपनी बहन की बात सुनकर मैं सीरियस नहीं था, मैं नॉर्मल ही रहा। मैं सोचने लगा कि जरूर लोगों की कोई नई मनगढ़ंत अफवाह होगी। हमारी गली खत्म होने के साथ ही कब्रिस्तान का एरिया शुरू हो जाता था। वो एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था। अक्सर लोगों को यहां पर अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती थीं, लेकिन मैं तो आधी रात को घर लौटता था। आज तक मेरे साथ ऐसी किसी चीज से सामना नहीं हुआ था। मेरी बहनें मुझे डराने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन मैं जरा भी नहीं डरता था। डरने वाले डरते होंगे, मुझे तो ऐसी कोई चीजों पर यकीन नहीं था। फिर उस रात मैं अपना ट्रिप पूरा करके घर वापस आया तो मुझे घर लौटते लौटते रात के 1 बज गए थे। मैं कब्रिस्तान वाली गली से ही गुजरता हुआ घर की तरफ जा रहा था। अचानक ही मुझे कब्रिस्तान में मौजूद एक बड़े से बरगद के पेड़ से किसी के 2 सफेद लटकते पैर दिखाई दिए। उनमें पहनी हुई सुनहरी पायल साफ नजर आ रही थी। मैं हैरान हुआ कि भला रात के इस टाइम पेड़ पर कौन हो सकता है। तभी मैं थोड़ा आगे आ गया। मेरी आंखें हैरान हो गईं। यह कोई और नहीं बल्कि वही लड़की कश्मीरा थी, जो एक मासूम सी लड़की का रूप धारण कर मेरे सामने आई थी। मुझे उसे देखकर बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, तुम इस वक्त कब्रिस्तान में क्या कर रही हो और घर से भागने का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि तुमने मुझे धोखा दिया और आधी रात को घर से फरार हो गई। मेरी बात सुनकर वो जोर जोर से हंस रही थी। फिर कहने लगी, नहीं, मैं तो किसी ऐसे ही जगह की तलाश में थी, तभी तो तुम्हारे घर से भागकर यहां गई हूं। अगर 2-4 दिन और तुम्हारे घर पर रहती तो मोहल्ले के सभी लोग मुझे पहचान लेते। मैं उसे सर उठाए देख रहा था। फिर वो कहने लगी, मुझे ऐसी ही जगह अच्छी लगती हैं, मैं शुरू से यहां रहने की आदी हूं। मैं उससे कहने लगा, देखो, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। एक तो यह कब्रिस्तान है, दूसरी तरफ यहां रात का सन्नाटा पसरा है। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर बड़ी और खौफनाक मुस्कान आ गई और कहने लगी, मेरे साथ जो भी गलत करेगा मैं उसे नोच कर खा जाऊंगी। तुम नहीं जानते मैं कितनी खतरनाक हूं। तभी वो छलांग लगाकर उस बरगद से नीचे उतरी और कहने लगी, यहां मैं अपने खास मकसद से आई हूं। जैसे ही वो पूरा होगा तो फिर मैं यहां से चली जाऊंगी। मैंने उसे खौफ और ताज्जुब भरी निगाहों से देखा और कहने लगा, इसका मतलब था कि तुमने मुझसे वो सब झूठ कहा था। फिर तो तुम मजबूर लड़की नहीं बल्कि बहुत तेज तर्रार चालाक मक्कार लड़की हो। तो उसने मुझे अपनी तीखी नजरों से देखा और फिर कहने लगी, हां, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं एक मजबूर लड़की हूं, मगर यह भी एक सच है कि मैं एक भटकती रूह हूं। मैं यहां एक खास मकसद से आई हूं। मैं एकटक उसे देखे जा रहा था। मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था। फिर मैं कहने लगा, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं तुमसे डरने वाला नहीं।
उसने मेरी आंखों में घूर के देखा और फिर कहने लगी, अच्छा, अभी तुम्हें यकीन दिलाती हूं। यह कहकर वो अचानक मेरी नजरों से गायब हो गई। मैं अंधेरे में उसे देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। अचानक ही पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं अचानक पीछे मुड़ा तो मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि मेरे पीछे वही चुड़ैल औरत खड़ी थी। उसकी लाल होती आंखें देखकर मैं और भी खौफ से थर-थर कांप रहा था। सोच भी नहीं सकता था कि ये वही लड़की थी जो मुझे धोखा देकर यहां आई थी। वो एक चुड़ैल की रूह बनकर इस कब्रिस्तान में रह रही थी। मोहल्ले वालों ने सच में उसे रात को घूमते फिरते देखा था। मेरे चेहरे पर खौफ देखकर वो कहने लगी, घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाती हूं जो मुझे तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, जबकि तुमने तो मुझे उस जगह से यहां पहुंचाया है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगर तुम मेरे एक काम में मदद करो तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगी कि तुम्हारी सारी जिंदगी बदल जाएगी। मैं जानती हूं तुम्हारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। मुझे किसी ऐसे शख्स का साथ चाहिए था। तुम आम इंसानों में से बहुत अच्छे इंसान हो, क्योंकि मेरा सामना कई किस्म के इंसानों से पड़ा है। सबने मुझ पर बुरी नजर डालने की कोशिश की तो मैंने उनका शरीर ही नोच खा लिया। लेकिन मुझे तुमने बहुत इंसानियत दिखाई है और मुझे अपने साथ घर पर लेकर आए। मुझे ऐसा लगता है तुम मेरे काम में जरूर मेरा साथ दोगे। मैं उसकी बात सुनकर बेहद घबराया हुआ था, फिर भी उसे कहने लगा कि कैसा काम? आत्माओं के काम से भला इंसानों का क्या संबंध हो सकता है? फिर वो कुछ सोचते हुए कहने लगी, देखो, कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर हम जैसी आत्माएं नहीं जा सकती हैं, लेकिन अगर आम इंसान वहां जाए तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। मुझे एक बहुत लंबे सफर पर जाना है। वो जगह बहुत खौफनाक और खतरनाक है, लेकिन तुम एक मजबूत इंसान लगते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दोगे। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो ये समझ लो कि तुम्हारी किस्मत बदलना मेरा काम है। इसलिए अच्छी तरह से सोच समझ कर फैसला करना। अगर अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो मेरा काम करने में मेरा साथ दो। कल मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। यह कहकर वह अनजानी शक्ति या कोई रूह मेरे सामने से गायब हो गई। बहुत देर तक सांस रोके मैं किसी खंबे की तरह खड़ा था, जैसे मुझे सांप सूंघ गया हो। अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि वह खूबसूरत सी नजर आने वाली कम उम्र की लड़की एक चुड़ैल थी। घर आया तो मेरा शरीर बहुत तेज तप रहा था। आकर मेरी बड़ी बहनें मुझे देखकर परेशान हो गईं। थोड़ा बहुत खाना खाया और खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया। नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। भला ऐसे में किसे नींद आए, वो भी जब आप किसी चुड़ैल सी स्त्री से रूबरू होकर आए हों। सोचने लगा कि वह स्त्री न जाने मुझे ऐसे कौन से काम करने को कहेगी। कोई खतरनाक काम तो नहीं जिसमें मेरी जान चली जाए। पूरा दिन इसी कश्मकश में गुजरा गया। ये भी मैं सोचने लगा कि उस स्त्री का काम करके अपनी किस्मत बदल लूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सा ट्रक खरीदना मैं चाहता था। लेकिन ट्रक की कीमत लाखों में थी। मैं सिर्फ सोच सकता था। दूसरी तरफ बहनों की शादियां भी करनी थीं। उनकी शादी के लिए एक पाई भी मेरे पास नहीं थी। यही सोचकर आज का मेरा पूरा दिन भी गुजर गया। आखिरकार मैंने उस चुड़ैल का काम करने की ठान ली। आधी रात के उस वक्त मैं उस पेड़ के नीचे खड़ा था। अचानक ही मुझे किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन वो चलने वाला मुझे नजर नहीं आया था। तभी मैं डर से कांपने लगा जब मैंने जमीन पर पड़ रही एक परछाई को देखा। इसका मतलब था कि वो चीज मेरे आसपास ही मौजूद थी। उसने जैसे मेरे चेहरे पर लिखे भाव को देखा, इसलिए मुझे कहने लगी, मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे। तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि तुम मेरे काम में मेरा साथ देने के लिए तैयार हो। मुझे इस बात की खुशी है। कल रात को तुम अपनी गाड़ी लेकर आना। उसी में हम दोनों अपनी मंजिल की ओर रवाना हो जाएंगे। फिर वो कहने लगी, इस काम में बहुत दिन भी लग सकते हैं, इसलिए तुम अपने घर वालों को बताकर आना कि तुम एक लंबे सफर पर जा रहे हो और वापसी का कुछ पता नहीं। फिर मैंने उस आत्मा के कहने पर ऐसा ही किया। मेरी बहनें और परेशान न हो जाएं, क्योंकि मेरे सिवा कोई दूसरा मर्द घर पर मौजूद नहीं था। मुझे उनकी बहुत फिक्र भी थी, लेकिन उनकी खातिर मैं यह रिस्क उठाने के लिए तैयार था।
मैं एक भूत का काम करने के लिए उसके साथ एक अनजान मकसद को करने जा रहा था और न जाने वो रूह मुझे कहां पर लेकर जाने वाली थी। मैंने ट्रक के मालिक से कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए ट्रक चाहिए। मुझे वो अच्छी तरह जानता था। उसे मालूम था कि मैं एक मेहनत करने वाला इंसान हूं, इसलिए उसने मुझे मना नहीं किया और अपना ट्रक मेरे हवाले कर दिया। फिर जैसे ही आधी रात हुई, मैं उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर वो मेरा इंतजार कर रही थी। आज उसने लाल रंग का एक जोड़ा पहन रखा था। पायल की खौफनाक छन छन मेरे कानों में गूंजते हुए पूरे जिस्म में सिहरन पैदा कर रही थी। लाल रंग का जोड़ा पहने वो मेरे साथ ट्रक पर सवार हो गई थी। अगर कोई रात के उस वक्त उसे मेरे साथ ट्रक पर देख लेता तो न जाने वह मेरे बारे में क्या सोचता। लेकिन अचानक से ख्याल आया कि हो सकता है वो मेरे अलावा किसी को दिखाई न दे। अब वो मुझे रास्ता बताते भी जा रही थी। पता नहीं कहां ले जा रही थी और मैं उसके कहने पर अनजान मुकाम की तरफ ट्रक बढ़ाए जा रहा था। इस सफर में वह बड़ी खुश दिखाई दे रही थी। उसके अंदर एक अजीब जोश भरा था। न जाने वह क्या काम करने वाली थी। मैंने देखा वो खतरनाक रास्ते की तरफ मुझे जाने पर मजबूर कर रही थी, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से पत्थरीले दुश्वार रास्ते देखे थे, लेकिन ऐसा घना जंगल और यहां ट्रक लेकर जाना कोई आसान काम नहीं था। मेरी सांसें बुरी तरह चल रही थीं। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ ट्रक बंद हुआ। ऐसे ट्रक को रुकता देखकर वो बड़े अजीब अंदाज में मुस्कुराई, फिर कहने लगी, इससे आगे नहीं जा सकते। इसने भी काम करना बंद कर दिया, लेकिन तुम परेशान मत हो, अब हम पैदल ही मंजिल की ओर बढ़ेंगे। उस जंगल में न तो चांद की रोशनी थी और न ही ये मालूम हो रहा था कि कितनी रात बीत गई है। बस चारों तरफ घोर अंधेरा छाया था और जानवरों की अजीबोगरीब आवाज कानों में टकरा रही थी। जंगल का अजीब सन्नाटा आतंक पैदा कर रहा था, लेकिन वो औरत बड़ी शान से चली जा रही थी। मेरी थकान से बुरी हालत हो रही थी तो मैंने आगे चलने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूं, क्योंकि तुम तो आत्मा हो, इसलिए तुम में ताकत मुझसे कहीं ज्यादा है, लेकिन मैं तो इंसान हूं, इसलिए थक गया हूं। ये कहकर मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ से सटकर ही मैं गहरी नींद में चला गया। सोते सोते न जाने कितनी देर बीत गई। अचानक ही मुझे अजीब किस्म की खाने की खुशबू ने जगा दिया। मैंने आंखें खोलीं तो हैरान रह गया। वो लड़की मेरे सामने खाना लेकर खड़ी थी। वो खाना इतना स्वादिष्ट था, इस वीरान जगह में कहां से लेकर आई होगी। लेकिन भूख ने मुझे कुछ भी सोचने नहीं दिया। मैं बेताब होकर वो खाना खाए जा रहा था। खाना खाने के बाद मेरे जिस्म में एक नई ऊर्जा संचालित हुई। एक बार फिर से मैं उस लड़की के साथ उसकी मंजिल की तरफ जा रहा था। फिर जैसे ही थोड़ी दूर गया, अचानक ही तेज रोशनी से मेरी आंखों को अजीब सा एहसास हुआ। लग रहा था कि मैं उन भूत प्रेतों की बस्ती पहुंचने ही वाला था। वो शायद अपने ही किसी खास अड्डे पर मुझे लेकर जाना चाहती थी। जैसे ही वो बस्ती नजर आना शुरू हुई, अचानक वो एक जगह रुक गई और कहने लगी, तुम इस बस्ती में जाओगे, मेरा वहां जाना मना है। मैं उसकी बात सुनकर जरा कांप गया और उसे कहने लगा, नहीं नहीं, मैं भला कैसे इस बस्ती में जा सकता हूं? मैं एक इंसान हूं, जबकि वह बस्ती तो भूत प्रेत और आत्माओं की है। वो उदास होकर कहने लगी, काश मैं उस बस्ती में जा सकती। अगर मैं अपने बाप से झूठ न कहती तो आज मैं इतनी मुश्किल में ना पड़ती। कैसा झूठ? मैंने उसे हैरानी से पूछा। फिर वो कहने लगी, मेरा बाप मेरी शादी एक शख्स की रूह से करवाना चाहता था जो मुझे बिल्कुल नापसंद था। उससे जान छुड़वाने के लिए मैंने उसे कह दिया कि मैं किसी इंसान से मोहब्बत करती हूं, तो वो कहने लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान किसी रूह से शादी करे। अगर ऐसी बात है तो तुम जाओ और उसे यहां लेकर आओ। इस बस्ती में मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। मैंने तो उसे यह बात झूठ कही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस मामले में तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुम वहां जाकर कह दो कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो, तो मेरा बाप मुझे वापस उसी बस्ती में बुला लेगा। तुम सिर्फ यह कहना कि मैं इससे मोहब्बत करता हूं। अगर शादी के लिए कहेगा तो मैं यह बात किसी भी तरह संभाल लूंगी। उस लड़की की बात मानकर मैं मुश्किल में भी पड़ सकता था, लेकिन अब मैं यहां जब आ ही गया था तो मुझे उसकी बात माननी ही थी।
मैंने उसे कह दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारी खातिर झूठ बोलने को तैयार हूं। यह बात कहकर मैं तेज कदमों के साथ आगे बस्ती की तरफ बढ़ने लगा। खुशी से उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जैसे ही मैं बस्ती में थोड़ा आगे गया, मैं समझ गया कि यहां पर रहना किसी खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि आसपास भूत प्रेत, आत्माएं और चुड़ैल घूम रही थीं। उनके बच्चे भी उन्हीं के जैसे थे। जैसे ही मैं उस लड़की के साथ उसकी बस्ती में दाखिल हुआ, सारे भूत प्रेत मुझे देख रहे थे जैसे मैं उनका दुश्मन हूं। तभी उस लड़की का बाप गरजते हुए आया और कहने लगा, आखिरकार तुम उस इंसान को अपने साथ ले आई। तुम जानती हो, मुझे इंसानी जात पसंद नहीं है। अब क्या यह हमारी बस्ती में रहेगा? मैं उनका ये खौफनाक रूप देखकर डर गया। तभी वो लड़की भी गुस्से से कहने लगी, पिताजी, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं इसे अपने साथ लेकर आई हूं। ये अपनी दुनिया छोड़कर मेरे साथ आ गया है। मैं यहीं इसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे यहां रहना पड़ेगा। इन भूतों की बस्ती में मैं कैसे रह सकता था? इस बात ने मुझे बेहद परेशान कर दिया। फिर उस लड़की का बाप कहने लगा, तुम जरूर इसे किसी चीज का लालच देकर यहां लाई होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये इंसान किस कदर लालची होते हैं। ये बात तो सच थी कि मैं बिना लालच के यहां नहीं आया था। फिर वो मेरे करीब आया और मुझे गरजते हुए कहने लगा, खबरदार, जो हमारी बस्ती के खजाने की तरफ आंख उठाकर भी देखा। मैं तुम जैसे इंसानों की नीयत को अच्छी तरह पहचानता हूं। ठीक है, कल रात मैं अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करूंगा। उसके बाद तुम्हें यहीं रहना है। मैं उसकी बात पर खामोश रहा, लेकिन दिल में सोच रहा था कि लड़की से बात करूंगा। इस काम के लिए मैं नहीं आया था कि मैं हमेशा के लिए यहीं रह जाऊं। मैं परेशान था। उसके बाद उन्होंने रात गुजारने के लिए मुझे कोठरी में बंद कर दिया। कोठरी में छोटा सा सुराख था। मैं वहां से बाहर की तरफ देखने लगा। मैंने देखा कि जगह जगह आग की लपटें जल रही थीं। शायद उनके खाने पीने का टाइम हो रहा था। वहां हर कोई मांस भुनने में लगा था। मैंने सुना था कि चुड़ैले पिशाच मांस की शौकीन होती है। मांस की भीनी भीनी खुशबू मेरी नाक तक पहुंच रही थी। मैं उस सुराख से आंख लगाए खड़ा था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। तभी पीछे मुड़कर देखा तो सामने वही लड़की खड़ी दिखी। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। बेशक मेरे लिए ही लाई थी। मैं उसे कहने लगा, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हें मुझसे जरूरी काम है, लेकिन तुम्हारे बाप ने तो कहा कि वह कल मेरी शादी तुमसे कर देगा। देखो, मैं यहां नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे पीछे अकेले हैं। उनका सिवाय मेरे दुनिया में कोई दूसरा सहारा नहीं है। वो कहने लगी, परेशान न हो तुम्हारे घर वालों के दिन बदलने वाले हैं। बस तुम मेरे बाप की बात मानते रहना। याद रखना, इस बस्ती में बहुत कीमती खजाना छुपा है। अगर किसी इंसान के हाथ लग गया तो समझ लो कि उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर तुम चंद दिन मेरे साथ यहां रुकोगे तो हो सकता है उस खजाने के बारे में तुम्हें जानकारी मिल जाए। तुमने मेरा इतना काम किया है, मैं चाहती हूं कि तुम जब वापस जाओ तो तुम यहां से बहुत अमीर हो जाओ। दौलत का लालच करना मेरे लिए बहुत मुसीबत का कारण बनने वाला था। वो लड़की मुझे अपने साथ शादी करने पर मजबूर कर रही थी। यहां रहकर मैं उसकी बात मानने से इनकार नहीं कर सकता था। इसी सोच में उलझकर उस काल कोठरी में जाने मुझे कब नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो अजीब सा शोर था। मैंने उठकर उसी सुराग से बाहर देखा तो हैरान रह गया। सारे भूत प्रेत पिशाच एक जगह जमा थे। शायद उनका सरदार यहां कोई ऐलान करने वाला था। अचानक ही इस कोठरी का दरवाजा खुला। मैंने देखा, मेरे सामने लंबा सा हट्टा कट्टा शख्स खड़ा था, जिसकी आंखों में आग बरस रही थी। मैं उसकी आंखों से समझ नहीं पाया कि उसकी नफरत की वजह क्या है। तभी वो कहने लगा, कश्मीरा से मैंने प्यार किया था, तुमने मेरी जगह ले ली है। देखना, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने कहा था कि वो हमारी बिरादरी से ही शादी करेगी, लेकिन वो तुम्हें ले आई। देखना, मैं तुम्हें इतना सताऊंगा कि तुम खुद से यहां से छोड़कर भाग जाओगे। खतरनाक धमकियां देते हुए मुझे बाहर ले गया। तभी उनके सरदार ने सबके सामने ऐलान किया, आज तक हमारी बस्ती में कुछ ऐसा नहीं हुआ जो आज होने जा रहा है। आज हमारी बस्ती की एक रूह एक जिंदा इंसान के साथ शादी करने जा रही है। सब जोर शोर से तालियां बजा रहे थे, लेकिन मैं बौखलाया खड़ा था।
फिर उनके सरदार ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगा, क्यों इंसान, तुम्हारे साथ इसने कोई जबरदस्ती तो नहीं की? क्योंकि हमारी ये जात, हम ना तो किसी के साथ बुरा करते हैं ना ही बुरा सुलूक करते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम जबरदस्ती इस स्त्री की रूह के साथ शादी करो। सरदार की बात सुनकर दिल में ख्याल तो आया कि उसे सब कुछ साफ साफ बता दूं कि वह मुझे धोखे से यहां लेकर आई है, लेकिन वो लड़की मुझे इशारे से कह रही थी कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहना है। मैं खौफ और डर से बोल नहीं पाया और सरदार से कह दिया कि नहीं, मैं इस लड़की से प्यार करता हूं और इसीलिए उसकी प्यार के खातिर मैं यहां चला आया। ठीक है, आज रात पूरे चांद की रोशनी में तुम्हारी इस स्त्री के साथ शादी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद तुम अपने घर वापस नहीं जा सकोगे, क्योंकि हमारी बस्ती के कई राज तुम्हें मालूम हो जाएंगे। अगर तुम वापस उस दुनिया में गए तब हमें डर है कि तुम हमें कोई नुकसान न पहुंचा दो। मैंने उनसे वादा कर लिया था कि मैं उनका वफादार बना रहूंगा। फिर मैं अपने वापस उसी कोठरी में आ गया था। वो लड़की भी बहुत खुश थी, लेकिन मैं बहुत परेशान था। बार बार मुझे अपनी मां और बहनों का ख्याल आ रहा था। न जाने मेरे पीछे उनका ख्याल रखने वाला कोई होगा भी या नहीं। इससे तो बेहतर था कि ऐसे ही ट्रक चलाकर अपना गुजारा कर लेता। दौलत की लालच ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया था। किस्मत बदलने का लालच लेकर इस चुड़ैल औरत के साथ आ गया था, लेकिन उसने तो मुझसे अपना फायदा देखा था। जैसे ही आधी रात चांद की रोशनी उस बस्ती पर थी, आज इन प्रेतों की महफिल जमा थी। शायद शादी की खुशी में वो सभी जश्न मना रहे थे। तभी दो प्रेतों ने मेरे कोठरी पर दस्तक दी और मुझे उस कोठरी से निकालकर बाहर ले गए। मैंने देखा, सामने वो लड़की थी, लाल जोड़े में, एकदम सर से लेकर पांव तक खूबसूरत। मुझे मुस्कुराती नजरों से देख रही थी, लेकिन मैं खुश नहीं था। सोच रहा था अभी यहां से भाग जाऊं, कोई ऐसा मौका मिले कि यहां से फरार होने का रास्ता मिल जाए। लेकिन इन पहरेदारों के होते हुए ऐसा सोचना भी कठिन था। मुझे परेशान देखकर वो मेरे करीब आई और कहने लगी, ये सिर्फ झूठ मूठ की शादी होगी और कुछ नहीं। जैसे ही मुझे इस बस्ती में रहने के लिए जगह मिल जाएगी, मैं यहां से तुम्हें भगा दूंगी। उसकी बात सुन मुझे थोड़ा हौसला मिला। तभी सरदार ने अपने हाथों से मेरी और उसकी शादी करवा दी। फिर वो कहने लगा, क्योंकि ये एक जिंदा इंसान है, हमें इस पर भरोसा नहीं, इसलिए 2 पहरेदार इसके पहरे के तौर पर रखवाली करेंगे। मैं ठंडी सांस भरकर रह गया। मुझे ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि मैं यहां से निकल सकता, और वो लड़की मेरे साथ ही रहने लगी थी। वो मुझे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करती, लेकिन रह रहकर घर में बहनों का ख्याल आता रहा। मैं सोचने लगा कि न जाने कितने दिन बीत गए, क्योंकि न तो यहां पर दिन का पता चलता और न ही रात का। अंधेरा सा था जो हर वक्त छाया रहता। फिर एक दिन वो लड़की मेरे पास आई और कहने लगी, आज रात सरदार के यहां बहुत बड़ा जन्मदिन का जश्न है। उसी खुशी में सरदार सारे भूत प्रेतों को खास कीमती तोहफा देगा। मुझे यकीन है वह तुम्हें भी जरूर कोई न कोई बड़ा इनाम देगा। लेकिन तुम्हें एक खास बात बताना चाहती हूं। तुम्हें उस संदूक पर नजर रखनी होगी जो सरदार के पास वो पिशाच उनके महल में लेकर आएंगे, क्योंकि अगर वो संदूक हाथ लग गई तो यूं समझ लेना तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मैं दिल में सोचने लगा कि ऐसा करना इतना आसान नहीं था। इन आदमखोरों की बस्ती में रहकर उन्हीं का खजाना चोरी करना सांप के बिल में हाथ डालने के बराबर है। फिर वो लड़की कहने लगी, फिक्र न करो, मेरी ताकत तुम्हारे साथ होगी। जब वह जश्न मनाने में मशगूल होंगे, मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति दूंगी कि तुम्हारे हाथ खुद ब खुद उस संदूक तक पहुंच जाएंगे। मैं बस एक उम्मीद पर ही टिका था। फिर मैंने देखा जब पूरी बस्ती रोशनी से जगमगाने लगी। अंधेरे में चांद की रोशनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। चांद की मध्यम रोशनी माहौल को और भी आकर्षक लेकिन खौफनाक भी बना रही थी। मैं कोठरी में कैदी की तरह की जिंदगी गुजार रहा था। फिर एक अनजान रूह मेरे पास आई और कहने लगा, आज तुम आजाद हो, हमारी बस्ती में जा सकते हो, और सरदार का आदेश है कि तुम्हें भी महफिल में शामिल होना चाहिए। अब मैं अजीब महसूस कर रहा था। जैसे ही शिरकत खत्म हुई, सरदार बारी बारी से डायनों को अपने पास बुलाने लगा। मैंने देखा वो किसी को सोने का लॉकेट दे रहा था, किसी को सोने का कंगन, तो किसी को अंगूठी तोहफे में दे रहा था।
फिर उसने मुझे अपने पास बुलाया और एक पोटली थमा दी। वह लाल रंग की पोटली थी। मैं हैरान रह गया कि सबको तो हीरे मोती चांदी के जेवरात दे रहा था और मेरे हिस्से में सिर्फ ये पोटली आई थी। सभी जोर जोर से हंस रहे थे। मुझे उनका हंसना इतना बुरा लगा था। इसका मतलब था कि सरदार ने मेरी बेइज्जती की थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। तब मैंने उस लड़की की बात पर सोचा कि हर हाल में मुझे वह संदूक चुराना है जिसमें से सरदार वो सारे जेवरात निकालकर उनमें बांट रहा था। मैंने देखा भूत पिशाच पहरेदार की तरह संदूक के पास खड़े थे। फिर स्वादिष्ट खाने की खुशबू चारों तरफ फैल गई क्योंकि खाने का वक्त हो गया था। सब खाना खाने दौड़ रहे थे। मैंने देखा वह पहरेदार संदूक के आसपास भी मौजूद थे। तभी वो लड़की उनके पास आई और कहने लगी, तुम जाओ खाना खाने, मैं इसका ख्याल रखूंगी। खाना देख उन्होंने उसका शुक्रिया किया और खाना खाने चले गए। सिर्फ एक डायन बची। अचानक ही लड़की ने एक कील निकाली और दूसरी डायन के कंधे में चुभा दिया। चुभाते ही वो खड़े खड़े बेहोश होकर नीचे गिर गई। फिर उसने जल्दी से मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, जल्दी करो, जितना खजाना संदूक से निकाल सकते हो निकाल कर यहां से फरार हो जाओ। याद रखना, अभी तुम्हारे पास वक्त है, उसके बाद वक्त हाथ से निकल जाएगा। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मुझे डर था कि कहीं वो भयानक चीजें मुझे देख न ले। जैसे ही मैंने संदूक खोला, मेरी आंखों में हीरे जवाहरात जगमगाने लगे क्योंकि वह तो पूरा का पूरा खजाने से भरा था। इतना खजाना तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। मैं जल्दी जल्दी उसी पोटली में खजाना भरने लगा। वो ऊपर तक भर चुकी थी। फिर वो डायन स्त्री मेरा हाथ पकड़कर मुझे बस्ती से बाहर ले गई और कहने लगी, अब यहां से आगे का सफर तुम खुद तय करो, क्योंकि मैं यहां इन शक्तियों को काबू करूंगी ताकि वह तुम तक न पहुंच पाए। मैं बुरी तरह घबरा गया। उस खजाने को चोरी करके मैं अकेले जंगल से कैसे निकल सकता था? रास्ता भी नहीं मालूम था, ना ही मुझे याद था मैं कहां से आया था। फिर मैं बिना सोचे समझे आगे जाने लगा। पसीने से सराबोर मेरा शरीर हांफते हांफते और कांपते कदमों के साथ बस मैं जाने कहां चले जा रहा था। कभी मुझे ऐसा महसूस होता कि अभी वो शैतानी लोग मेरा पीछा करते मुझ तक पहुंच जाएंगे। फिर पक्का ही मेरी किस्मत में मौत लिखी होगी। चोरी करने की मुझे बहुत बड़ी सजा मिलने वाली थी। मैं जितनी तेज दौड़ सकता था उतना भागता जा रहा था। भागते भागते मेरा पैर थक कर चूर हुआ तो एक पेड़ के नीचे जा बैठा। उस कीमती खजाने को मैंने अपने पास संभाल कर रखा था। बैठे बैठे न जाने कब आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। होश आया तो किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा बहुत से लोगों का झुंड मेरे इर्द गिर्द जमा थे। ये वही थे जो मेरा पीछा कर रहे थे। पिशाच और डायनों का झुंड। उस भीड़ को देखकर मैं अपने होशोहवास में लौट आया, क्योंकि ये सभी खतरनाक थे। बस्ती के सभी डायने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही थीं। अब तो मौत मुझे साफ नजर आ रही थी। मैं अपने अंजाम का सोचकर डर गया। मैं जानता था कि अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। फिर इससे पहले कि वो हैवान मुझे घसीटते हुए अपने साथ ले जाते, अचानक ही सरदार की आवाज ने सबको ऐसा करने से रोक दिया। सरदार कहने लगा, क्यों इंसान, तुमने तो वादा किया था। आखिरकार तुमने दिखा दिया अपनी असलियत। तुम हमारे कुल का खजाना चुराने आए थे। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, अचानक वो वही लड़की आगे बढ़ी और कहने लगी, इसमें इस आदमी का कोई कसूर नहीं। इसे मैंने ही अपने साथ आने पर मजबूर किया था। खजाने का लालच देकर अपने साथ लाई थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे बाप ने मुझे बस्ती से निकाल दिया था। मैं दुनिया में भटकती फिर रही थी। ये मुझे अपने साथ घर पर ले गया। मैंने इसके घर के हालात देखे हैं, जो किल्लतों भरी जिंदगी गुजार रहे थे। मैंने दोबारा बस्ती में जगह बनाने के लिए इसे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। इसमें इसका कोई कसूर नहीं। अगर सजा देनी है तो सजा की मैं हकदार हूं। इस इंसान को मैंने इस काम के लिए मजबूर किया था। सरदार कहने लगा, तब तो तुम दोनों ने हमें धोखा दिया है, इसलिए इस बस्ती में तुम दोनों नहीं रह सकते। फिर वह लड़की कहने लगी, ठीक है, मेरे हिस्से का खजाना इस इंसान के पास रहेगा, क्योंकि इस खजाने के लिए औरों की तरह मैंने भी उतनी ही मेहनत की है। सरदार ने उसकी बात मान ली थी। लड़की का बाप कहने लगा, सरदार से माफी मांग लो, वो तुम्हें वापस बस्ती में बुला लेंगे।
लेकिन वो खामोश थी। फिर वो सब बस्ती में लौट गए। मैंने वो खजाना उस लड़की को दे दिया और कहने लगा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरे लिए इतना बहुत है कि मैं वापस अपनी दुनिया में जा रहा हूं, इसलिए मैं यह खजाना नहीं रख सकता जिसकी वजह से तुम्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा है। फिर वो लड़की कहने लगी, पहले मैंने अपने बाप से झूठ कहा था कि मैं किसी इंसान से मोहब्बत करती हूं, लेकिन यह झूठ नहीं। वाकई में मुझे किसी इंसान से मोहब्बत हो गई है, और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। मैं हैरत से खड़ा सुन रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। फिर वो कहने लगी, मैं तुम्हारे आसपास नहीं रहूंगी, बस मैं तुम्हें दूर दूर से ही देखती रहूंगी। बस तुम मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले चलो। अपनी खुशी से खजाना तुम्हें दे रही हूं, क्योंकि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं जब चाहे दुनिया के किसी कोने से कोई भी खजाना हासिल कर सकती हूं। अब मैं चुपचाप उसे अपने साथ लेकर घर आ गया था। फिर वो उसी पुराने कब्रिस्तान में रहने लगी और मैं घर आ गया था। मेरी माँ और बहनें मुझे देखकर खुशी से भर गई थीं। कहने लगीं, भाई, हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे। फिर मैं हैरत से उन्हें कहने लगा, मुझे यहां से गए हुए कितने दिन हो गए हैं। मेरी बड़ी बहन बाहर आई, फिर कहने लगी, तुम तो 1 महीने का बोलकर गए थे, लेकिन 3 महीने बाद लौटे हो। मैं मां से कहने लगा कि अब जल्द इन तीनों की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मैं तीनों की शादी एक साथ करना चाहता हूं। फिर मैंने बड़ी धूमधाम से अपनी बहनों को घर से खुशी खुशी विदा करवा दिया। मुझे इस बात की खुशी थी कि वह बहुत अच्छे घराने में शादी करके चले गए थे। फिर मैंने अपने लिए भी बहुत बड़ा ट्रक खरीदा और उसे चलाने लगा। मेरे घर के हालात बदल गए थे। फिर एक दिन उस रहस्यमयी लड़की से मिलने उसी के पुराने कब्रिस्तान में पहुंच गया। फिर उसे कहने लगा, अगर तुम चाहो तो मेरे घर में वैसे ही रह सकती हो जिस तरह तुम एक इंसानी शक्ल में रह रही थी। मुझे इस बात पर कोई दिक्कत नहीं। तभी वो कहने लगी, नहीं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग मुझे पहचान जाएंगे। बहुत से लोगों के पास ऐसी भी ताकत होती है कि वो मेरे जैसी रूहों को महसूस कर सकते हैं। तुम्हें मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ेगी। पहले भी तुमने मेरी वजह से बहुत दुख झेला है। अभी भी मैं आधी आधी रात को उसके पास मिलने चला जाता हूं। इस बात की भनक किसी को नहीं है, लेकिन अक्सर लोगों ने मुझे पुराने कब्रिस्तान में आधी रात को जाते हुए देखा है। वो नहीं जानते कि वह लड़की मुझ पर फिदा थी। कहीं न कहीं मेरे दिल में भी उसके लिए मोहब्बत उमड़ रही थी। फिर एक दिन मैं उसे मिलने गया तो वो मेरे सामने नहीं आई। मैं उसे पुकार रहा था, लेकिन उसने खुद को मेरे सामने प्रकट नहीं किया। मैं पूरी रात उसका इंतजार करता रहा। करते करते सुबह का उजाला फैलने चला था तो मैं वापस घर आ गया था। न जाने कहां चली गई थी। दूसरी रात मैं सोया तो अचानक मुझे वही लड़की नजर आई। वो मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। फिर कहने लगी, मेरा बाप मुझे वापस ले गया है, क्योंकि उसने मालूम कर लिया है कि मैं इंसानों की दुनिया में बिल्कुल अकेली तन्हा हूं और अकेली अपनी जिंदगी गुजार रही हूं। यह बात सच है कि मैं तुम्हें बेइंतहा चाहती हूं, लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारी और हमारी दुनिया अलग है। बस ये मेरी मोहब्बत ही थी जो हमें एक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस कुदरत के कानून को बदला तो नहीं जा सकता ना। अब तुम भी मुझसे मिलने उस पुराने कब्रिस्तान में ना आया करो, क्योंकि मैं यहां बहुत खुश हूं। तभी अचानक ही मेरी आंख खुल गई। पसीना पसीना होने के साथ मैं ये सोचने लगा कि आखिरकार वो अपनी बस्ती में वापस चली गई है। उस कीमती खजाने का कुछ हिस्सा अब भी मेरे पास है। बहनें अपने अपने घरों में खुश हैं। मैं एक बड़े से घर में अपनी छोटी बहन और माँ के साथ रहता हूँ। कभी कभी उस लड़की की याद आ जाती है तो उसी पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता हूँ जहां पर उसका बसेरा था। दिल में ख्याल आता है, क्या वो मुझे याद करती होगी या नहीं। मेरे साथी कई बार मुझसे यह पूछते हैं कि तुम इस कब्रिस्तान में क्या लेने आते हो, तो मैं उनकी बात पर मुस्कुरा देता हूँ। कैसे बताऊं कि मैं भी उस लड़की के प्यार में गिरफ्तार हो चुका हूं, जो एक इंसान भी नहीं है। एक सवाल जो मेरे दिल में था, कौन थी वो रहस्यमयी अनजान स्त्री। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खौफनाक कहानी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आपसे मेरा आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हो सके तो हमारे चैनल अनकही को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हमारी वीडियो आपसे मिस न हो पाए।
अगर आपके पास भी अपनी कोई कहानी है जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसे लिखकर या वॉइस रिकॉर्ड करके, जैसे आप चाहें, हमें डिस्क्रिप्शन में दिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर भेज दें। हमें आपकी कहानियों को सुनाने में बेहद खुशी होगी। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।